जय हिंद प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, जैसा कि एजुकेशन बायर आपके लिए लेकर के आया है 2025 को प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज। जी हाँ, आपने सही सुना, दृष्टि आईएएस की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज 2025 टारगेट को करते हुए। स्टूडेंट्स, लास्ट 17 और 18 को आपकी क्लासेस अपलोड नहीं हुई थी क्योंकि घर में फंक्शन होने की वजह से मैं आपको क्लासेस नहीं दे सका था, परंतु अब आपको क्लासेस टाइम टेबल के अनुसार और कंटिन्यूअसली मिलती रहेगी। यदि आप भी हमारे एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो तहे दिल से आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि एजुकेशन बायर आपके लिए दृष्टि आईएएस की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लेकर के आया है, जिसमें मैं आपके 2 मिनट लूँगा, 30 टेस्ट आपसे चर्चा करेंगे। टोटल इसमें 30 टेस्ट होंगे, जिसमें जो आपके 20 टेस्ट होंगे प्यारे बच्चे, वो आपके जीएस पेपर नंबर 1 से होंगे। किससे होंगे? जीएस पेपर नंबर 1 से होंगे। और जो आपके 10 टेस्ट होंगे बच्चे, ये आपके सीसैट ओरिएंट होंगे। क्या होंगे? सीसैट को ध्यान में रख के 10 टेस्ट होंगे, जिसमें आप देखोगे कॉम्प्रिहेंसिवली तरीके से टेस्ट को हम सोल्व करने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स, ये टेस्ट नंबर 2 है जो कि हिस्ट्री पर आधारित है, और ये पार्ट नंबर 2 है। कितना है? पार्ट भी 2 है। इसका पार्ट नंबर 1 उपलब्ध करा दिया गया है, और एक टेस्ट पॉलिटी का आपको करवा दिया गया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। कई स्टूडेंट्स उसका लाभ ले रहे हैं। आपको थोड़ी मेरी आवाज़ चेंजेस लग सकती है क्योंकि थोड़ी मेरी तबीयत लैक ऑफ कर रही है, मतलब कि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। प्यारे बच्चे, अगर आप इसके मुझे कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, मुझसे अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं और आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और उसके साथ साथ टेलीग्राम पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो लास्ट क्लासेस में प्यारे बच्चे हमने जो आपसे क्वेश्चन डिस्कस किया था वो लगभग 25 नंबर क्वेश्चन हमने आपसे डिस्कस कर लिया था। जी हाँ, आपने सही सुना, 25 नंबर समथिंग मैंने क्वेश्चन आपसे चर्चा का बिंदु बना लिया था। आज की क्लासेस में हम 25 से आगे के क्वेश्चनों को देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आई होप आपको आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर विजुअल हो रहा है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, आइए जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, 1 सेकेंड रुकिएगा। 26, जी हाँ, अब आपको क्वेश्चन पूर्ण रूप से क्या है, विजुअल हो रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, जान लेते हैं। ये कह रहे हैं राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना मतलब कि RUVP पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट देके रखे हैं। पहला, यह विशेष रूप से PM स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के लिए निर्मित किया गया है। दूसरा, इसका शुभारंभ वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया है। तीसरा, कार्यक्रम का उद्देश्य चयनित पायलट जिलों में महिलाओं की कम से कम 40% भागीदारी सुनिश्चित करना है। प्यारे बच्चे, वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताएं। ऑप्शंस देख लेते हैं, इसके ऑप्शंस क्या है। आइए ऑप्शंस देखने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शंस है, उपरयुक्त कथनों में से कौन सा ये सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, और D 1, 2 और 3। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताएं। आई होप आपने इसका राइट आंसर बताया होगा। देखिए बच्चे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर हम क्वेश्चन पर चलते हैं और स्टेटमेंट को जानते हैं, यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है वो ये राष्ट्रीय उद्यमिता स्कीम को लेकर के क्वेश्चन पूछा। आप देखोगे जो स्टेटमेंट नंबर 2 है बच्चे, ये गलत है। इसका शुभारंभ वित्त मंत्रालय ने नहीं, बल्कि आप देखोगे कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। मतलब कि किसके द्वारा? स्किल डेवलपमेंट जो है उसके द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। इट्स क्लियर है नो। अगर आप देखोगे जब दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, जैसे ही स्टेटमेंट नंबर बच्चे आपका 2 गलत है, वैसे ही आप पाओगे तो आपका क्या होगा, आपका एलिमेंट मेथड लग जाएगा। मतलब कि 2 जहां जाए उसको कट कर देंगे, आंसर A नहीं होगा, आंसर B नहीं होगा, आंसर D नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हर क्वेश्चन में B में, A में और क्या है, D में आपका 2 है, परंतु C इसका राइट आंसर होगा। 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट्स क्लियर है नो। ये पहले व्यक्ति को उद्यमिता बनाने के लिए और सशक्त बनाने के लिए इसको शुरू किया गया है, और इसका उद्देश्य है 40% महिलाओं की भागीदारी इसमें सुनिश्चित होगी, और समावेशी और लैंगिक समानता को केंद्र में रखते हुए इसको आगे लाने का प्रयास भारत सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। एक पायलट प्रोग्राम है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। आई होप आपको क्वेश्चन विजुअल हो रहा है। आइए समझ लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर है आपका बच्चे 27, क्या नंबर है? 27। प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण मतलब कि SAT के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है। पहला,
यह सेबी अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। नंबर 2, इस अधिकरण के पीठासीन अधिकारी और न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित व्यक्ति के परामर्श से की जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ये सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप स्टूडेंट्स आपने इसका करेक्ट आंसर बताया होगा। देखिए इसका जो है ये दोनों बातें आपकी क्या हैं, करेक्ट हो जाएंगी, फर्स्ट एंड टू, मतलब कि सी इज द करेक्ट आंसर, एक और दो दोनों। ठीक है, मतलब कि ये पूछ रहे हैं कि प्रतिभूति अपीलीय प्राधिकरण SAT के बारे में, ये सेबी के द्वारा ही इसको आगे लाया गया था और 1992 में, बिल्कुल ये पहली वाली बात एकदम करेक्ट है, 1992 में इसको वैधानिक दर्जा दिया गया था। इसमें खासतौर पर दो हैं, जैसे इरडा है, फिरडा है। ठीक है, इरडा आप पढ़ते हैं ना, IRDAI, एक तो इरडा पढ़ते हैं आप और एक पढ़ते हैं आप PFRDA। ठीक है, ये फिरडा और इरडा इनके बारे में आप पढ़ते हैं, तो ये इसी से इसकी एक वैधानिक संस्थाओं के रूप में आती हैं। इट्स क्लियर है नो। इन सब के अलावा आप देखोगे यह तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति खोज और चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं, 1 सेकेंड रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 28, क्या नंबर है? 28 आपका क्वेश्चन नंबर है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण मतलब कि ASI जारी करता है? आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय, सी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और डी सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा, मतलब कि MOSPI के द्वारा वार्षिक क्षेत्र पर एक सर्वेक्षण किया जाता है जिसको ASI के नाम से जाना जाता है। यह भारत में औद्योगिक आंकड़ों का सबसे व्यापक स्रोत और संगठित क्षेत्र व विकास संरचना के विस्तृत स्वरूप की जानकारी देने का प्रयास करता है। इसमें रोजगार, उत्पादन, उद्योग, वित्त प्रदर्शन जैसे प्रमुख मापदंडों को शामिल किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है, 1 सेकेंड रुकिएगा। क्वेश्चन है आपका 29, ये कह रहे हैं संगम डिजिटल ट्विन पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है। पहला, इसने आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 है, यह पहल डिजिटल ट्विन प्रौद्योगिकी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स और 5G के साथ जोड़ती है। इससे बुनियादी ढांचे की आप देखोगे योजना में क्रांतिकारी बदलाव आएगा, ऐसी मतलब संभावना जता रहा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। 29, आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि इसे आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, जबकि यह गलत है क्योंकि इसको दूर संचार विभाग मतलब DOT के द्वारा, आप देखोगे सूचना प्रौद्योगिकी किसके द्वारा, DOT के द्वारा इसको शुरू किया गया है, सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा, इसको औद्योगिक मंत्रालय के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है, ना कि आपके आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत है। अब जब आपका स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा तो आपका ए नहीं होगा और आंसर सी नहीं होगा, तो क्या होगा आपका दूसरा स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मतलब कि केवल 2। ये खासतौर पर आप देखोगे यह IoT 5G और 6G और अगली पीढ़ी के कंप्यूटरेशनल तकनीकों के साथ एकीकृत करती है ताकि बुनियादी ढांचे की योजना और डिजाइन में क्रांति आ सके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ प्यारे बच्चे, मैं भूल गया था, मेरे इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स भी हैं तो उनके लिए भी मेरा उद्देश्य रहेगा। वीडियो को पोस्ट करेंगे प्यारे बच्चे जो भी इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 26 नंबर देखिएगा, पढ़िएगा क्वेश्चन को। ठीक है, बताइएगा, पढ़िएगा, आप अपने स्तर पर पढ़िएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स ऑप्शंस ये हैं, 27 नंबर, विद रेफरेंस टू द सिक्योरिटी एपलेट ट्रिब्यूनल, पढ़िएगा SAT के बारे में। ऑप्शंस दे के रखे हैं, विच ऑफ द स्टेटमेंट। 28 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मिनिस्ट्री रिलेशंस, ये पूछा गया। 29 विद रेफरेंस टू द संगम डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर।
30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। देखिए क्या है, 1 सेकेंड। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, ये कह रहे हैं कोडेक्स एलिमेंट्रियल आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहां पर 3 स्टेटमेंट है। पहला, कोडेक्स एलिमेंट्रियस आयोग की स्थापना विश्व व्यापार संगठन मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO और खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के द्वारा की गई थी। नंबर 2, इसका मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानकों का विकास करना है। नंबर 3, कोडेक्स मानक विश्व व्यापार संगठन WTO के सभी सदस्य देशों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताएं 30 का मतलब कि 30 नंबर बताइएगा बच्चे, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, आपने इसका राइट आंसर बताया होगा। आइए देखो, यहां पर एक एक्सट्रीम वर्ड है बाध्यकारी, आपने ये देखा है बाध्यकारी, तो इसमें जो तीसरा स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। मतलब कि जब तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा तो डी आंसर नहीं होगा और आंसर आपका सी नहीं होगा। पहला स्टेटमेंट भी बच्चे इसका गलत है, क्योंकि आप देखोगे ये खासतौर पर WHO के द्वारा इसको शुरू किया गया है। किसके द्वारा? WHO के द्वारा शुरू किया गया है, ना कि WTO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो पहला भी गलत है, तो जब आपका पहला गलत है, दूसरा इसमें सही है। इसका मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को सुनिश्चित करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानकों को आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। इन सब के अलावा आप देखोगे वर्तमान में कोडेक्स एलिमेंट्स आयोग को 189 कोडेक्स सदस्य हैं, ठीक है, और 188 सदस्य देशों में से एक सदस्य संगठन यूरोपीय संघ का है। भारत वर्ष 1964 में इसका मतलब सदस्य बना था, इसमें शामिल हुआ था 1964 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैं जो है इसको रीज कर देता हूं। आइए इरेज कर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को देखिएगा, स्टेटमेंट थोड़ा बाद में देखेंगे, ओके। चलिएगा क्वेश्चन को समझिएगा बच्चे, स्टेटमेंट देख लीजिएगा, ऑप्शंस बाद में देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, पोषक तत्व आधारित सब्सिडी मतलब कि NVS नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला, किसानों की रियायती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए NVS नीति 2010 में शुरू की गई थी और इसे वित्त वर्ष 2025-26 तक क्रियान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है। नंबर 2, इसे उर्वरक नियंत्रण आदेश FCO 1985 के अंतर्गत तैयार किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत जारी किया जाता है। नंबर 3 है BNVS यूरिया सहित सभी प्रकार के उर्वरकों पर लागू होता है। उपर्युक्त तथ्यों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने इसमें थोड़ा भी आपने कॉमन सेंस लगाया होगा तो राइट आंसर आपने इसका दे ही दिया होगा। बच्चे यहाँ पर तीसरे स्टेटमेंट कह रहे हैं कि NVS यूरिया सहित सभी प्रकार के उर्वरकों पर लागू होता है। जी महोदय नहीं, आपका यही स्टेटमेंट गलत है। और जब आपका तीसरा स्टेटमेंट बच्चे गलत हो जाएगा तो आप कहोगे आंसर बी नहीं है, सी नहीं है और डी नहीं है, क्योंकि यहाँ इन सब में 3-3 आपका देके रखा है और राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। बस आपको अगर ये भी पता है, क्योंकि आप देखोगे NVS नीति यूरिया को कवर नहीं करती है, जिस पर सरकार अलग से सब्सिडी देती है। इट्स क्लियर है नो? तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 नंबर। आइए 32 मतलब कि 32 नंबर देखते हैं क्या है क्वेश्चन। जूमिंग ठीक ठाक हो गई है क्वेश्चन की। देखिए बच्चे क्वेश्चन क्या है जानिएगा स्टूडेंट्स। 32 है, निम्नलिखित में से किस स्मार्ट शहर ने दिसंबर 2023 तक अपनी 100% परियोजनाएं पूरी तरह कर ली हैं? मतलब कि कौन सा स्टेट है? ऑप्शन नंबर ए पुणे, बी सूरत, सी जयपुर और डी मदुरै। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं। और ये PCS वगैरह में ऐसा क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, परंतु अब UPSC भी ऐसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया है। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि मदुरै। दिसंबर 2023 तक, कब तक? 2023 तक कब तक महोदय? दिसंबर तक आप देखोगे 2023 तक स्मार्ट सिटीजन्स जो आपकी सिटीज़ मिशन था वो 80% से 100% परियोजनाएं पूर्ण कर ली और 57 शहरों में से मदुरै एकमात्र ऐसा शहर था जिसने अपनी पूर्ण रूप से नियमित और नियोजित परियोजनाओं को 100% सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। ठीक है,
इस मिशन के तहत स्मार्ट शहरों की तुलना, बुनियादी अवसंरचना विकास, शहरी नियोजन मदुरई में महत्वपूर्ण भूमिका रखाई गई है। अब यहाँ पर जो बात पूछी गई है स्मार्ट शहर, देखो ये स्टार्ट किया गया था बच्चे 2015 में। कब की गई थी ये स्कीम? 2015 में, क्योंकि सतत विकास और समावेशी शहर को बढ़ावा देने के लिए, मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल अगर आपने 11 पढ़ा है और 12 पढ़ा है तो ये शहर के बारे में ही आपको बताते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ, मतलब कि रीज कर देता हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। आइए देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका स्कीम से लगा करके क्वेश्चन पूछा गया। पहले क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर है 33। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना PMMKSSY के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला, इस योजना का उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र के सूक्ष्म और लघु उद्यमों को जल कृषि बीमा और मूल्य श्रृंखला में सुधार के लिए वित्त प्रोत्साहन प्रदान करना है। नंबर 2, योजना का 50% वित्त पोषण सार्वजनिक वित्त से आएगा, जिसमें विश्व बैंक और फ्रांसीसी विकास एजेंसी AFD जैसी बाहरी एजेंसियां भी शामिल होंगी। नंबर 3, यह योजना वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2029-30 तक 6 वर्षों की अवधि के लिए केवल तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू की जाएगी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। प्यारे बच्चे, यहाँ पर आपको एक्सट्रीम वर्ड मैंने आपको हिंट्स के तौर पर कई बार बताया है, केवल हुआ, सभी हुआ, लगातार हुआ, हमेशा हुआ, तो ये ऐसे क्या है एक्सट्रीम वर्ड होते हैं जिससे क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस 95% रहते हैं। कितने रहते हैं? 95% क्वेश्चन क्या हो जाता है आपका गलत हो जाता है। तो इसमें भी वही आपको ट्रिक्स काम करेगी और इस स्टेटमेंट में भी आप उसी को लगाएंगे। तो यदि आप पहला स्टेटमेंट समझते हैं और पहला देखते हैं, आप तीसरा स्टेटमेंट देखेंगे तो यहाँ पर कह रहा है कि इस योजना वित्त वर्ष 2023-24 में वित्त वर्ष 2029-30 तक 6 वर्षों की अवधि में केवल तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू की जाएगी। तो ये गलत है, मतलब कि तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बी आंसर नहीं होगा, डी आंसर नहीं होगा और सी आंसर नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। याद करना स्टूडेंट्स, इसको जो लागू किया गया है ये 2023-24 से 26-27 तक है। कब तक है? आपका 2026 से 27 तक आपको ये देखने के लिए मिलेगा। इट्स क्लियर है नो? तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं इसको रफ कर देता हूं पहले, ठीक है? देखिए सर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जरा समझना क्वेश्चन क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए, ठीक है? अब यहां पर 3 स्टेटमेंट है। पहला बीमा, दूसरा रक्षा, तीसरा अंतरिक्ष। उपर्युक्त में से कितने क्षेत्रों को भारत में स्वचालित मार्ग से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की अनुमति दी गई है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं, ठीक है? इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए सर यहां पर FDI की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? FDI की बात की जा रही है। और FDI की बात को करते हुए आप देखोगे इसमें केवल एक सेक्टर है जिसमें है आपका बीमा, मतलब कि केवल एक इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब बीमा है क्या है, आइए इसको जान लेते हैं। क्यों रक्षा क्षेत्र में कितना है और कितने की अनुमति दी गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है जो आपका कई ऐसे सुधारकों को लेकर के अंतरिक्ष उद्योग और निजी निवेश के लिए खिलाड़ियों को खोलना, उपग्रह निर्माण में अंतरिक्ष अन्वेषण को बढ़ावा देना, कई ऐसे क्षेत्रों को रखा गया है। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, उसमें केवल और केवल सरकार के माध्यम से, रक्षा प्रौद्योगिकी के माध्यम से तो चीज़ों को रखा गया। तो यहाँ पर आपको 100% की क्या है, आप FDI यहाँ पर ला सकते हैं। तो यहाँ पर पहला नहीं तीसरा स्टेटमेंट, मतलब कि केवल एक यहाँ पर कितने सही है ना, तो एक इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 35 नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन को जरा समझें। यह कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर 2 कथन है। पहला, हड़प्पा सभ्यता में उन्नत नगरीय नियोजन, नगर नियोजन प्रणाली थी, ठीक है, पहले में कह रहे हैं हड़प्पा में। नंबर 2 है, हड़प्पा शहरों में जल निकासी व्यवस्था का अभाव था, जिसके कारण अक्सर जल भराव होता था। ठीक है, इसके बारे में यह क्वेश्चन पूछा गया।
ठीक है, अब कह रहे हैं उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है या फिर है। अब स्टेटमेंट देके रखा है आपका, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। नंबर 2, कथन 1 और कथन दोनों सही है किंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। नंबर 3, कथन 1 सही है किंतु कथन दूसरा गलत है। नंबर 4 है आपका डी, कथन 1 गलत है किंतु कथन दूसरा सही है। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताएं। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर है 35, ठीक है। इसमें है क्या स्टूडेंट्स, जरा समझना। इन्होंने कहा है कि आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है, अगर आप इसको देखें तो ये गलत है, क्योंकि हड़प्पा शहरों में जल निकासी व्यवस्था का अभाव था। नहीं, हड़प्पा सभ्यता के अगर हम देखें जो वाटर सिस्टम था यहाँ का, ठीक है, अगर आप इस वाटर सिस्टम की बात कर लें तो बच्चे वाटर सिस्टम बड़ा ही सॉलिड था, मतलब कि नालियों को ढक दिया जाता था और बड़े अच्छे से उनकी साफ सफाई की जाती थी। आज यदि कोई एस्पिरेंट्स, कोई भी स्टूडेंट्स अगर मेंस की कॉपी लिखता है और हड़प्पा सभ्यता की कुछ खूबियों में लिखता है तो उसमें से आप देखोगे हड़प्पा सभ्यता को ध्यान में रखते हुए उसकी जल निकासी के बारे में बात करता है। जब हम फ्लड की बात करते हैं मेंस के आंसर राइटिंग में, शहरी अर्बन फ्लड की बात करते हैं, जब आप उस अर्बन फ्लड में तो एग्जाम्पल देते हैं हड़प्पा सभ्यता का, क्योंकि वहां का जो वाटर जल निकासी सिस्टम था वो इतना सॉलिड था। तो यहां पर आप देखोगे दूसरा स्टेटमेंट गलत है और पहला सही है, तो मतलब कि आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 तक मानी जाती है। अब तो कह रहे हैं 3500 तक नई किताबें इस चीज को कह रहे हैं। और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, कमेंट्स करिएगा बच्चे, हड़प्पा सभ्यता का भी नाम बदला गया है, चेंज किया गया है, उसका नया नाम क्या है। ठीक है, कमेंट्स करके बताइएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स आइएगा, देख लीजिएगा अपना क्वेश्चन 30 नंबर। मैं थोड़ा जूम कम कर देता हूं। पहले आपको क्वेश्चन पढ़िएगा, स्टेटमेंट, फिर ऑप्शंस पे आइएगा। 31 नंबर ऑप्शंस देखिएगा, 32, 33 क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन। पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में ऑप्शंस लगाएंगे। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, कंसिडर द फॉलोइंग। 34 क्वेश्चन नंबर 34, कंसिडर द फॉलोइंग सेक्टर्स, इंश्योरेंस, डिफेंस एंड स्पेस। 35, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 36, ठीक है, 36 नंबर। ये कह रहे हैं हड़प्पा स्लो और उनके महत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, मतलब कि युग्म है, यहाँ पर साइट्स देके रखे हैं और यहाँ पर महत्व देके रखा है बच्चे। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं इस महत्व के बारे में। यहाँ पर है लोथल, जहाज बनाने का स्थान था। दूसरा है कालीबंगा, जूते हुए खेत की बात करता है। धोलावीरा, जल भंडारण की बात करता है। उपयुक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका स्टूडेंट्स करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीनों। क्योंकि लोथल से आप जहाज बनाने का निर्माण आपको मिलता है जो कि गुजरात में है। कालीबंगा खासतौर पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं जो कि राजस्थान में है। धोलावीरा जल भंडारण मिलता है और ये यूनेस्को की साइट्स 2022 समथिंग 21 में इसको शामिल किया गया और यूपीएससी ने भी इस पर क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, क्योंकि जल निकासी के लिए बड़ा ही आप देखोगे परिपक्व माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, आप देखोगे 37 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है। पहला इसमें है ऋग्वेद काल में ऋग्वेदिक काल में मवेशियों को धन का प्रमुख साधन माना जाता था। नंबर 2, ऋग्वेदिक समाज मुख्यतः स्थायी कृषि पर निर्भर था। उपयुक्त कथनों में से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है या फिर है? वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं। एक मतलब कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 1 की सही व्याख्या करता है। कथन 1 और कथन दोनों सही है किंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन 1 सही है किंतु कथन दूसरा गलत है। और डी में कह रहे हैं कि कथन 1 गलत है किंतु कथन दूसरा सही है। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं। देखिए बच्चे, यहाँ पर जो है ये दूसरा स्टेटमेंट की बात कर लें, ऋग्वेद समाज एक मुख्यतः स्थायी कृषि पर निर्भर था। नहीं महोदय, इस समय ये आप देखोगे चल पर आधारित था, मतलब कि एक स्थान से ये दूसरे स्थान पर जाया करते थे। ठीक है, मतलब कि पशु चरण व्यवस्था, जैसे बंजारे होते हैं, ठीक है, पशुओं को चराया करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। तो ये स्थायी नहीं थे महोदय, ये क्या थे? अस्थायी थे। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ये क्या थे? अस्थायी थे, ना कि स्थायी थे। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चे? यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए, क्वेश्चन है आपका मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
अब यहाँ पर कथन पहला दे के रखा है, फिर कथन 2। ये कह रहे हैं अशोक ने अपने लोगों के लिए धम्म को एक नैतिक और नैतिक दिशा निर्देश के रूप में बढ़ावा दिया। नंबर 2 है कि अशोक के धम्म को उसके प्रशासन द्वारा फलस्वरूप लागू किया गया था। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कौन सा सही हो जाएगा। दूसरे स्टेटमेंट देखो, ये कह रहे हैं कथन 1 और कथन दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। बी, कथन 1 और कथन दोनों सही है किंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता। सी, कथन 1 सही है किंतु कथन दूसरा गलत है। डी, कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन आपका दूसरा सही है। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताएं। 38। देखिए स्टूडेंट्स, इसका आप देखोगे सी राइट आंसर होगा, मतलब कि जो दूसरा स्टेटमेंट है ये गलत है। क्यों? क्योंकि अशोक के धम्म को उसके प्रशासन के द्वारा फलस्वरूप लागू किया गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि अशोक के समय अगर आप देखोगे अशोक का धम्म बलपूर्वक नहीं, अनुयायियों और सार्वजनिक संचार के माध्यम से प्रसारित किया गया था और अशोक ने धम्म के महत्व नामक विशेष अधिकारियों को नियुक्त की और दूर दराज के क्षेत्रों में सड़कें बनवाना, अस्पताल बनवाना, ठीक है, ऐसे शिलालेख और कहीं ना कहीं उल्लेख करवाने के माध्यम से इसको किया गया था। मतलब कि आप देखोगे इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चे, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि आपसे पूछा गया था तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। मतलब कि पहला सही है, दूसरा गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका क्या नंबर है? क्वेश्चन आपका 39 नंबर, ठीक है। आइए देखते हैं। थोड़ा सा पोल्यूशन है, थोड़ा सा नॉइस पोल्यूशन, बैकग्राउंड साउंड आपको जा रहा होगा, ठीक है। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, मैं इसमें 40 क्वेश्चन ही कवर कर पाऊंगा। मैं नाइट में क्लास आपकी लूंगा आवश्यक रूप से, ठीक है। अब मैं नहीं रुकूंगा। संगम युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर पूछ क्या रहा है, ये कह रहे हैं साम्राज्य है और पूंजी है, चोल है, पुहार है, ठीक है, पुहार, पांड्य है, मधुरे है, चेर है, बाची। ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने युग्म सुमेलित हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा बच्चे, मतलब कि सभी। चोलों को पुहार है और पांडवों का मधुरे है, और ये भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये आपका कथन कारण पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आइए जानते हैं। देखिए कथन कारण पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, जान लेते हैं। देखिए बच्चे, क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कथन 1 है गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। कथन 2, इस काल में विज्ञान, साहित्य और कला में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। उपयुक्त युग में से कौन सा या निम्नलिखित में से कौन सा ये सही है या फिर हैं? ऑप्शन नंबर ए है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं किंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, कथन 1 सही है किंतु कथन दूसरा गलत है। डी, कथन पहला गलत है परंतु कथन दूसरा सही है। स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे ए, मतलब कि दोनों आपके यहाँ पर हैं, सही हो जाएंगे। आप देखोगे गुप्त काल को ही स्वर्ण युग कहा जाता है और इस काल में विज्ञान और साहित्य कला का महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लासेस में इतना ही रहने देते हैं। मिलता हूं अगले किसी टॉपिक में, अगले टेस्ट में, इसी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।